हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों का 12 फरवरी को यूपी पीसीएसजी प्री का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें दो पेपर हुए, एक जीएस हुआ, दूसरा लॉ पेपर हुआ। आज मैं आपको लॉ पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है उसके संदर्भ में आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें यह भी मैं आपको बताऊंगा कि जो लॉ पेपर है उसमें हर पेपर से कितने क्वेश्चन आए थे। आपको पता है कि जो यूपी पीसीएसजी प्री में जो लॉ है सेकंड पेपर हमारा, उसमें 9 से 10 पेपर होते हैं। आप मान लीजिए 9 पेपर होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का प्रकरण और चार्टर 1 में मैं लेके चलता हूँ। मान लीजिए 9 पेपर होते हैं। अब इन 9 पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं इसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। पेपर सिर्फ सॉल्व करने में आपको यहाँ पे नहीं आया हूँ कि पेपर सिर्फ सॉल्व करवाऊँ और चला जाऊँ, नहीं। ऐसे तो सॉल्व कराने के लिए काफ़ी लोग हैं, काफ़ी यूट्यूबर हैं जो सॉल्व कराते हैं। आपने किया भी है, ठीक है, आंसर की आ गई है, आप वैसे भी सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन मेरा जो मकसद है यहाँ पेपर सॉल्व कराने का, कि कैसे हम पेपर को सॉल्व करें, कैसे कम समय में हम आंसर पर टिक करते हुए आगे चलेंगे, कैसे हम कम समय में जो सुमेलित करने के लिए, जैसे आप लोगों ने कहा कि सुमेलित करने में काफ़ी टाइम लग गया, और लगता भी है कि भाई इधर वाला पढ़िए फिर उधर वाला पढ़िए तो आपको टाइम लगता है। कैसे आप कम समय में पकड़ के आगे चल देंगे ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पेपर मैं आज बता रहा हूं सॉल्व करने का, ये सिर्फ पेपर नहीं रह जाएगा, ये सिर्फ पेपर नहीं रह जाएगा, बल्कि एक नोट्स हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। ये तब काम और देगा जब आपका एग्जाम होगा किसी भी स्टेट का। ये देखिए, जो पेपर हुआ आपका, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपी के लिए काम देगा, नहीं। आपका उत्तराखंड का आ रहा है एग्जाम, वहाँ देगा, राजस्थान का है वहाँ देगा, एमपी का होगा वहाँ देगा, तो कहीं भी स्टेट का पेपर का एग्जाम होगा वहाँ आपका ये पेपर काम देगा। न केवल ये पेपर, बल्कि जितने भी पेपर हो चुके हैं वो सभी पेपर आपके काम देंगे। तो ये पेपर ना रह के शॉर्ट नोट्स हो जाएगा आपका। कैसे नोट्स होगा इसके विषय में भी मैं बताऊंगा। इसमें आप क्या ऐसा करेंगे जो कि ये पेपर ना हो के शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, जिसे आप पेपर के कुछ दिन पहले पढ़ के इससे जाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी चीज मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन जैसे दिया गया उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उन एक क्वेश्चन को हम 4 क्वेश्चन बना देंगे। एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम वहां पर लिखेंगे कि ये फला ऑप्शन था तो ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये ऑप्शन है तो इसका क्वेश्चन कहां से पूछा गया, ये भी आपको आना चाहिए। ये चीज कब करेंगे, जब आप पेपर दे के आ रहे हैं तो उसी समय आप जितने भी बैराक्ट है पूरा फैला लीजिए अपना कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए। ये एक बहुत ही बढ़िया आपको एक रणनीति होती है। जो स्टूडेंट ये काम करता है उसका आंसर फिर कभी दोबारा गलत नहीं होता। मान लीजिए आपने क्वेश्चन गलत करके आप आए हैं तो आज के बाद से आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पेपर जैसे मिला, 4 ऑप्शन हुए तो एक ही ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन बचे हैं। अब 3 ऑप्शन में वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए वो भी वही लिख लीजिए उसी अपने पेपर में। ये मत सोचिए गंदा हो जाएगा, अरे गंदा हो जाएगा मगर यहाँ तो छपेगा, ये सोचिए, ठीक है। तो उसको ऑप्शन को आप वही लिख लीजिए, पेपर को गंदा हो जाने दीजिए। जितना लिख सकते हैं आप लिखिए कि फला क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन है तो ये एक क्वेश्चन का आंसर तो ये मिला, 3 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए इसको भी आप सर्च करिए। इन्हीं सब के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पेपर हमारा लॉ पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये लॉ पेपर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि एक पार्ट में अगर मैं करवाने चला तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो 3 पार्ट में इजी वे में हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, शिवेंद्र लॉ स्टडी। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये हमारा मोबाइल नंबर है 8840679353। ये हमारा व्हाट्सअप और मोबाइल नंबर है। इसलिए ये जरूरी है क्योंकि मैं नया बैच अभी हाल ही में स्टार्ट करने वाला हूँ, यूपी पीसीएसजी, उत्तराखंड जे, ठीक है। ये सब का मैं नया बैच स्टार्ट करूँगा। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लॉ पेपर पर। लॉ पेपर में जो सेकंड पेपर है हमारा, जो सेकंड पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस पेपर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट से 20 क्वेश्चन लगभग पूछे गए, आईपीसी से 20 क्वेश्चन लगभग, सीपीसी से 20 क्वेश्चन लगभग, सीआरपीसी से 20 क्वेश्चन लगभग, और यूएन चार्टर से 20 क्वेश्चन लगभग, और टीपीए से 15 क्वेश्चन, आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 15 क्वेश्चन लगभग, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन, और ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 150 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि हमने जो आपको पढ़ाया था क्या उसमें से क्वेश्चन आपका आया है, क्या आप कर सके हैं कि नहीं कर सके हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, ये हमारे पास जो सीरीज है वो सी है। कौन सी सीरीज है, ये सी है, याद रखिएगा सीरीज हमारी सी है। तो जिसके पास सी होगी तो उसके लिए तो इजी होगा, या जो भी सीरीज हो आपके पास, ए बी कुछ भी सीरीज हो, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर देंगे, ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष की पुरानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में उपधारणा होती है। कैसी उपधारणा होती है, तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा, निश्चयात्मक सबूत, तथ्य तथा विधि की उपधारणा। तो क्या होगा इसका पहला ऑप्शन, तथ्य की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ये आपका सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया 5 वर्ष की पुरानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में उदाहरण, ये कहां से है, सेक्शन 90A से है। ठीक है, 90A। सेक्शन 90 में क्या है ये मुझे बताइएगा आप, सेक्शन 90 क्या करता है। वो यहाँ 5 वर्ष है तो सेक्शन 90 में क्या कितने वर्ष की बात की गई है ये देखिएगा। तथ्य की उपधारणा मतलब मे प्रिज्यूम है, प्रिजम्पशन कहाँ बताया गया है, सेक्शन 4 में बताया गया है। कितने प्रिजम्पशन होते हैं, 3 प्रिजम्पशन। देखिए पढ़ने का तरीका यही है, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। यदि एविडेंस है इस पूरे बुकलेट में, अगर जब तक हमारा 3 पार्ट होंगे आप देखेंगे पूरा एविडेंस में, आप एविडेंस ही नहीं जितने भी पेपर हैं उतने पेपर को मैं आधा से ज़्यादा आपका कवर करा दूंगा, आधा से ज़्यादा हम लोग यही पढ़ लेंगे, सभी पेपर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो प्रिजम्पशन हमने कहाँ पढ़ा है, सेक्शन 4 में पढ़ा है। कितने होते हैं, 3 प्रकार के प्रिजम्पशन की बात की गई है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ठीक है, सेक्शन 4 में। तो ये तथ्य की उपधारणा है, मे प्रिज्यूम है, ये याद रहेगा। फर्स्ट आपका आंसर सही है। सेकंड, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये देखिए हमने एविडेंस में ये क्वेश्चन बताया था, पहला क्वेश्चन आपका मैंने पढ़ा रखा है। दूसरा सीपीसी की, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि एक बार जैसे एविडेंस का दे दिया फिर सीपीसी आ जाएगा, फिर अन्य कोई आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। यदि एक साथ अगर देते एविडेंस के तो ये थोड़ा सा आराम रहता। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। सीपीसी की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है, पढ़ा रखा है हमने। ठीक है, सीपीसी में कौन सी धारा है, सेक्शन 60, 55, 56, 59, कौन सी है, तो 56 में बताया गया है। ठीक है, कि धन के संबंध में स्त्रियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, सीपीसी का क्वेश्चन है। 60 क्या बात करता है, कुर्की है। 55 क्या बात करता है, गिरफ्तारियों निरोध के संदर्भ में। लिखते जाइए एक जगह, अगर आप ये बुकलेट नहीं मिला पा रहे हैं तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए, फटाफट वहां लिखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन ये तब पूछा गया था, ये पहला, ये सेक्शन में ये बात, ये सेक्शन में ये बात, ऐसे लिखते जाइए। 55 गिरफ्तारी और निरोध की बात करता है। 59 क्या बात करता है, रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना की बात करता है। क्लियर है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर मैं मिला रहा हूं ये पेपर सिर्फ जे के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी आने वाले आपके एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा आपका पेपर। जो भी आप यहाँ का क्या नाम, झारखंड का हो आप देने जाएं या कहीं भी स्टेट का दें, उत्तराखंड का देने जाएं, लेटेस्ट में हमारे ख्याल से उत्तराखंड होगा 30 अप्रैल को, जिसका बैच मैं अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट करने वाला हूं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उत्तराखंड में भी ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 2 क्वेश्चन हमने किए।
तीसरा क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 45 के अंतर्गत किसी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है? किसे की गई है? सशस्त्र बलों के सदस्य को, संसद के सदस्य को, न्यायिक अधिकारी, भारत के राष्ट्रपति को। तो किसको की गई है? पहला, सशस्त्र बलों के सदस्य को। ये कहाँ है? सेक्शन 45 में मिलेगा। ठीक है, बता रखा है मैंने। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। अब देखिए ये क्या है? ये एविडेंस से आ गया। पहला है निर्वचन खंड, दूसरा है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है, तीसरा है सबूत का भार, चौथा है एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता के बारे में। ठीक है, अब इसको सीरियल वाइज आपको लगाना है। तो कैसे कैसे होगा? ए का 4, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें क्या होगा? सबसे पहले ए का 4 हो जाएगा। जो निर्वचन खंड है ये कहाँ बताया गया है? ये सेक्शन 3 में बताया गया है। ठीक है, एविडेंस में निर्वचन खंड कहाँ है? सेक्शन 3 में बताया गया। फिर क्या पूछा गया? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है, ये कहाँ बताया गया? ये आपका बताया गया सेक्शन 11 में, जिसे हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से जानते हैं, अन्यत्र उपस्थिति के संदर्भ में। इसके बाद है सबूत का भार। सबूत का भार कहाँ है? ये बताया गया सेक्शन 105 बताया गया। अब कुछ लोग ये डिस्टर्ब होंगे कि भाई सबूत का भार 105 कैसे आएगा? 101 में हम लोग पढ़ते हैं। भैया ये है कि जो एविडेंस में है सबूत का भार, जो चैप्टर पूरा है, ये कहाँ से है? ये आपका सेक्शन 101 से लेकर 114A तक दिया गया है, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। और कोई ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ये गलत नहीं पूछा, सही ही पूछा है। इन क्वेश्चन का मतलब समझिए कि एग्जामिनर जो है हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो क्या होगा? सबूत का भार सेक्शन 105 में बताया गया है। ठीक है, लास्ट है एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता। ये कहाँ बताया गया है? ये सेक्शन 6 में बताया गया, जिसे हम रेस जेस्टे के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, एविडेंस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा से संबंधित है? ये हमने बहुत पढ़ाया था, आपको बताया था लास्ट मोमेंट पर, मैंने लाइव क्लास दिया था, उसमें भी बताया था। आप यहाँ संभल के रहिएगा, यहाँ चीजें कंफ्यूज ज्यादा होती हैं। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया। क्या क्या पूछा गया? कि इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उदाहरण से संबंधित कौन सा आपका सेक्शन है? सेक्शन 85C, 81A, 88A, 85A। तो कौन सा है इसमें? सही है आपका हो जाएगा 85A। ठीक है, 85A। बाकी जो है उनके विषय में देख लेते हैं। सेक्शन 85C जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उदाहरण बात करता है। वहीं सेक्शन 81A ये क्या बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा की बात करता है। वहीं सेक्शन 88A ये क्या बात करता है? तार संदेशों के बारे में उदाहरण की बात करता है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि हमने एक क्वेश्चन का जवाब लिया, इसके साथ साथ हमें 3 क्वेश्चन और आंसर आपको मिल गए, तो 4 आपको क्वेश्चन यहाँ मिल गए। ठीक है, इसको आप वहीं आप जहाँ आप ये है आपका बुकलेट है उसी में आप मेंशन करेंगे कि ये सेक्शन में ये बात, इस सेक्शन में ये बात। इसका फायदा यही रहेगा कि जब आपका एग्जाम होगा तो आपका ये बुकलेट नहीं रहेगा, ये नोट्स हो जाएगी, एक शॉर्ट नोट्स, आप खाली रिवीजन करके फटाफट चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे में है कि सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। कपटपूर्ण अंतरण, टीपीए का क्वेश्चन आ गया है। कपटपूर्ण अंतरण, निर्वाचन कब आवश्यक है, शाश्वता के विरुद्ध नियम, सशर्त अंतरण, ये सब कहाँ है? आप सेट कर लीजिएगा, मैं सेक्शन आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कपटपूर्ण अंतरण सेक्शन 53, निर्वाचन कब आवश्यक है सेक्शन 35, शाश्वता के विरुद्ध नियम सेक्शन 14, सशर्त अंतरण सेक्शन 25। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अब इसमें क्या है पूछ रहे हैं, एविडेंस से संबंधित है। सेक्शन 45 एविडेंस, 85 भारतीय साक्षर नियम,
45A भारतीय साक्ष्य नियम सेक्शन 23, ठीक है। इसमें क्या करना है कि ये सब आपको सुमेलित करना है कि कौन सा क्या चीजें इन सेक्शनों में कही गई हैं। तो क्या कहा गया है एक बार आप देखेंगे, सेक्शन 45 ये क्या बात करता है, विशेषज्ञों की राय की बात करता है। वहीं सेक्शन 85 ये क्या बात करता है, मुख्तारनामा, हमने बता रखा है आपको। सेक्शन 45A जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय की बात करता है। ये कब जोड़ा गया, 45A ये कब जुड़ा, ये मुझे बताइएगा। याद होगा तो कमेंट तुरंत करिएगा आप कि 45A कब जुड़ा है। लास्ट है सेक्शन 23, ये क्या बात करता है, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ये आईपीसी में मोस्ट फेवरेट आपका क्वेश्चन रहता है, हमेशा पूछा जाता है, सदाबहार है, हर बार पूछा गया है। तो आवश्यकता से संबंधित कौन सा केस है, मैकनाटन का वाद, डडले एंड स्टीफन, डीपीपी बनाम बियर्ड, आर बनाम लिपमैन। तो कौन सा है, इसमें स्टीफन का मामला जो है इसी से संबंधित है। मैकनाटन कहां से है, आवश्यकता का कहां है सिद्धांत, सेक्शन कौन सा, सेक्शन 81। मैकनाटन का वाद कहां से है, सेक्शन 84। डीपीबी बनाम बियर्ड और लिपमैन का वाद कहां से है, मत्तता से, सेक्शन 85, 86, ठीक है। यहां से ये आपके जो केस लॉ है पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कहा, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और उनको प्रासंगिक धाराओं के बढ़ते क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजद्रोह, गृह अतिचार, सद्भाव पूर्वक की गई संसूचना, लोक उपताप, लोक न्यूसेंस, ये कहां कहां बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सीरियल वाइज लिखना है। आप क्या करिए कि जहां पूछा गया डैश मार्क के वहां सेक्शन लिख लीजिए। आप यही तरीका होता है, आप ऐसे मत करिए जैसे पेपर आया, पेपर में जहां जहां लिखा है वहीं डैश मार्क के सेक्शन लिखते जाइए। सहूलियत ये होगी, आपको मिलाने में सही रहेगा। नहीं तो पता चला बताया तो आपने सही, लेकिन जब आंसर मिलाने गए कि तीसरा है, फिर पहला है, ये चौथा, इसमें गड़बड़ हो गए। तो ये ना हो, इसलिए वहीं डैश मार के आप सेक्शन का जिक्र करिए कि सेक्शन इसमें ये बात कही गई है। चलिए देखते हैं, राजद्रोह 124A में है, गृह अतिचार सेक्शन 441 में, सद्भाव पूर्वक की गई संसूचना सेक्शन 93 में, लोक उपताप सेक्शन 268 में। तो कैसे होगा, ये ऑप्शन ए इसका सही होगा, इसको आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये अभिकथन और कारण करके है। इसमें है, निविदाएं बनाने के लिए आमंत्रण एक प्रस्ताव नहीं है, ये अभिकथन है। कारण है, ऐसे आमंत्रण के जवाब में निविदा एक प्रस्ताव है, ये क्या होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई गवाह जो बोलने में असमर्थ है लिखित रूप में अपनी गवाही खुली अदालत में देता है तो उसका साक्ष्य कैसा माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, दस्तावेजी, प्राथमिक, कैसा माना जाएगा। जाहिर सी बात है मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई एग्जाम हो तो आप एमसीक्यू लगा के जाएं। जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार प्रैक्टिस करिए। आखिर एग्जामिनर पूछेगा क्या भाई, इतने सालों से एग्जाम होते आ रहे हैं, क्वेश्चन वही बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हर बार आप एमसीक्यू, जितना एमसीक्यू लगा सकते हैं उतना लगा के जाइए आप। तो इसमें क्या होगा, मौखिक साक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है, मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य कहाँ है, सेक्शन 119 में है। द्वितीयक साक्ष्य कहाँ है, 63 में है। दस्तावेजी साक्ष्य कहाँ है, सेक्शन 3 में बताया गया। प्राथमिक साक्ष्य कहाँ है, सेक्शन 62 में बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ये सीपीसी का क्वेश्चन। स्थगन, डिक्री और आदेशों का निष्पादन, वादपत्र, शपथ पत्र, ये अब चुनना है आपको कौन सा कहां बताया गया है। तो मैं सीधे बता देता हूं आपको, स्थगन ऑर्डर 17, डिक्री और आदेशों का निष्पादन ऑर्डर 21, वादपत्र ऑर्डर 7, शपथ पत्र ऑर्डर 19। ये सभी ऑर्डर मैंने आपसे कहा था कि ये पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बताया था, जो ऑर्डर बताया देखिए वही आया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, लास्ट वाला ऑप्शन डी आपका सही होगा, उसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर अभिकथन और कारण आ गया।
इसमें कहा गया विधि का बल रखने के लिए प्रथा को निरंतर परिचालित करना आवश्यक नहीं है, यह अभिकथन है। कारण कहा गया प्रथा लोगों की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अभिकथन जो है वो असत्य है पूरी तरह से, और कारण जो है यही सत्य है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि एक अभिकथन असत्य जबकि कारण आपका सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस 2021 का विषय क्या था? समानता। इसमें देखिए विषय क्या था, इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, समानता, असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, यही आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा, सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य, किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य। कौन कर सकता है? तो पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा यही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, अच्छा इसको ध्यान से समझिए, सीआरपीसी की धारा सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत एक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान से समझिए, मैंने पढ़ा रखा है इसको। सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है जिलाधिकारी, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन आपका सी, हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्ति की जाती है सत्र न्यायाधीश की। ठीक है, जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। जबकि जो सेशन न्यायालय है उसकी स्थापना कौन करता है? उसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश की नियुक्ति, सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, जबकि सेशन न्यायालय स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ बताया गया? सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 में बताया गया। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 से पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जितने भी पूछे गए हैं सभी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीसी का देखिए फिट आया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का है? कहां बताया गया है? जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। ये कहां बताया गया? ये सेक्शन 9 में बताया गया है। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं कौन सा सिविल प्रकृति का है। पहला, पूजा करने के अधिकार से संबंधित वाद, ये है बिल्कुल सही। वंशानुगत कार्यालयों के अधिकारों के लिए वाद, ये भी है, सही है। स्वैच्छिक भुगतान या चढ़ावे की वसूली के लिए वाद, ये नहीं है। और लास्ट है निर्दिष्ट अंतोष के लिए वाद, ये भी है। तो 1, 2 और 4 ये आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंडल बनाम एटकिंसन का वाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस है। ट्विंडल बनाम एटकिंसन का वाद कहां से संबंधित है? संविदा के पूर्वकालिक भंग से, पालन की असंभवता से, सामान्य प्रस्ताव से, संविदा की गुप्तता से। तो किससे संबंधित है ये? संविदा की गुप्तता से, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा ही सही क्रम है? क्रम लगाना है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये बताना है। कैसे? प्रस्तावना का प्रस्ताव, संविदा, वचन, करार, स्वीकृति। सबसे पहले इसमें लगाना है पहले क्या होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे करके चलना है, क्रम लगाना है। तो पहले क्या होगा? प्रस्तावना का प्रस्ताव, जाहिर सी बात है पहले आप प्रस्ताव देंगे, प्रपोजल रखेंगे ना, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। तो प्रस्ताव दिया जाता है, फिर क्या दिया जाता है? फिर उसको वो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, स्वीकृति करता है। जैसे मैंने प्रस्ताव दिया, अब आपके ऊपर है उसको एक्सेप्ट करें अथवा न करें। तो उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो वचन हो जाता है। ठीक है, वचन हो गया तो वचन के अंतर्गत फिर क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट हो जाएगा, करार हो जाता है। ठीक है, करार हो गया, फिर क्या होता है? फिर यदि विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो वही क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट का रूप धारण कर लेता है, संविदा का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो प्रपोजल है कहाँ है? सेक्शन 2A में बताया गया है। संविदा कहाँ है? सेक्शन 2H में बताया गया। वचन कहाँ है? सेक्शन 2 सब क्लॉज B में बताया गया। करार कहाँ है? एग्रीमेंट सेक्शन 2 के E में बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका C सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बलात्संग पीड़िता का परिचय
प्रकरण भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में दंडनीय है। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये कई बार आईपीसी में पूछा गया और इसको मैंने सिर्फ आईपीसी में ही नहीं बल्कि मैं सीआरपीसी बता रहा था तो भी बताया था, माइनर एक्ट पढ़ाया था तो भी इसकी चर्चा मैंने किया था, कई बार किया था मैंने चर्चा इसकी। देखते हैं सेक्शन क्या है, 337, 228, 229, 228 है तो क्या होगा 228 ए, ठीक है, सही होगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। इसमें देखिए अब अग्रिम जमानत, परिवाद पर संज्ञान, न्यायालय की भाषा, अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, इसमें आपको सेक्शन ढूंढना है कि सेक्शन कौन सा इसमें सेट बैठेगा। अब देखिए अगर आप अपना बुकलेट खोले होंगे तो उसमें देखेंगे कि यदि ए है अग्रिम जमानत, इसका क्या होगा 438 में दिया गया है। ऑप्शन क्या है ए का 3, सिर्फ यही 3 है। देखिए यही मैं पकड़ने के लिए कह रहा था, ए का 3 है, बाकी और कहीं नहीं 3 है, तो आप जल्दी से इसको मार के हट सकते हैं। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, ठीक है। कंफर्म है, समय कम है, तो उस स्थिति में आप ऐसा करके चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यदि समय कम है तब की स्थिति में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि एक के 3 और कोई नहीं है। एक में ए का 4 ऑप्शन है, एक में ए का फर्स्ट है, दूसरे में ए का सेकंड है और ये ए का 3 अकेला सिंगल है। तो जब ये आपको मिल गया तो पूरा आंसर सही हो गया। तो अग्रिम जमानत 438, परिवाद पर संज्ञान 190, न्यायालय की भाषा 272, आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति सेक्शन 110, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कॉन्स्टिट्यूशन का आपका क्वेश्चन आ गया। कहाँ है मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है, आप नोट करते चलिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 ए में बताया गया है। संसद का गठन 79 में बताया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है। मूल कर्तव्य 51 ए में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां भी यही हाल था। आप देखेंगे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये कहां बताया गया है, ऑप्शन ए का 3 है, ठीक है, 39 ए में। अब यहां और कोई ए का 3 नहीं लिखा गया, तो यही खाली आंसर सही है। इसको करके आगे बढ़ सकते हैं आप। ये कब हो रहा है, ये जब आपके पास समय की कम है, किल्लत है समय की, ठीक है, समय कम पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं, वरना आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ है, 39 ए में बताया गया। 39 ए कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। संसद का गठन जो बताया गया सेक्शन 79 में बताया गया है। संसद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों लोगों से मिलकर संसद का निर्माण किया जाता है। संसद 79 में है, जबकि राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में बताया गया, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण 50 हमने बताया, मूल कर्तव्य 51 ए में बताया गया है। ये भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया है। कितने मूल कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है देवीलाल मोदी बनाम STO किस विषय पर एक प्रमुख मामला है, तो किस पर है, वाद करने का स्थान, वाद को रोक दिया जाना, अंतर्वर्ती आदेश, आणविक प्रांग न्याय। क्या है, आणविक प्रांग न्याय से संबंधित है, ठीक है। आणविक प्रांग न्याय कहाँ है, सेक्शन 11 में है। वाद करने का स्थान कहाँ है, सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है आपका वाद करने का स्थान। कहाँ किया जाएगा, सबसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में वाद करेंगे आप, ठीक है। वाद को रोक दिया जाना कहाँ है, सेक्शन 10 में बताया गया। अंतर्वर्ती आदेश कहाँ है, सेक्शन 94 में है। देखिए आप यही लिख लेंगे, तो इसे जब जब आप पढ़ेंगे तो ये दिमाग ठनकेगा कि भैया यहाँ ये सेक्शन में ये चीजें भी बताई गई हैं। आप सिर्फ इसका आंसर ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन तीनों को भी जानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। देखिए 463 आईपीसी के सेक्शंस है। 463 क्या है, बात करता है, आप ये देखेंगे, ठीक है। हम नीचे पढ़ लेते हैं।
आपराधिक अत्याचार, कूट रचना, आपराधिक अभित्रास और गृहभेदन। ये किन किन सेक्शनों में है बता दे रहे हैं। आपराधिक अत्याचार सेक्शन 441 में है, कूट रचना 463 में है, आपराधिक अभित्रास 503 में है, गृहभेदन 445 में है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी है, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। अब देखिए इसमें भी वही हाल है, इसमें भी वही हाल है। देखिए इसमें कहा कि प्राथमिक साक्ष्य, लोक दस्तावेज, प्राइवेट दस्तावेज, द्वितीयक साक्ष्य। अब प्राथमिक साक्ष्य जो है, प्राथमिक साक्ष्य कहाँ है? सेक्शन 62 में है। ये कहाँ है? ए का 3 होगा। अब यहाँ पे और कोई 3 नहीं है, यही 3 है, तो ये तो 100% सही है। तो यहाँ पे आप यही मार के आगे बढ़ सकते हैं कि बी आपका ऑप्शन गोला कर दिया, हो गया आगे। ये कब? जब समय कम है। ठीक है, तेजी से चलना है। तो प्राथमिक साक्ष्य 62, लोक दस्तावेज 74, प्राइवेट दस्तावेज 75, द्वितीयक साक्ष्य सेक्शन 63 में बताया गया। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट है संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया? तो कौन सा जोड़ा गया है? अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 6 जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को। अब इसमें देखिए अब बी कहाँ है? ये रहा। हाँ, अब जो थोड़ा सा समझदार होंगे, हाँ, वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं किए होंगे। कैसे? समझिए। इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको नहीं पता होगा, टफ है थोड़ा। विश्व पर्यावरण दिवस ये पता होगा। विश्व शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये भी नहीं पता होगा। मान लीजिए आपके लिए इजी क्या था? विश्व पर्यावरण, लगभग सभी लोग को पता होगा। तो ये कब है? 5 जून को। बी का क्या है ऑप्शन? बी का चौथा ऑप्शन है 5 जून। और चौथा सिर्फ अकेले यही था, बाकी किसी में नहीं है। बी का 4 और किसी में नहीं है। तो इसी को पकड़ के ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। समझ रहे हैं बात कि कैसे चीजों को सही किया जाएगा? कि बी का 4 अगर आपने पकड़ लिया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता और ऑप्शन देखने की नौबत ही नहीं पड़ती आपको। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए इसमें आर्टिकल बताना है, मैं बता दे रहा हूं। आर्टिकल 43 क्या है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 42 क्या है? न्यायोचित और मानवीय कार्यदशाओं और प्रसूति राहत का प्रावधान करता है। आर्टिकल 44 क्या है? समान सिविल संहिता की बात करता है। इस पे एक इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉ है समान सिविल संहिता पर। ये मुझे आप बता दीजिएगा कि कौन सा केस लॉ है समान सिविल संहिता पर। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि समान सिविल संहिता जो है ये कहाँ सबसे पहले लागू की गई है, कहाँ लागू की गई, ये मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। लास्ट है आर्टिकल 50। देखिए 50 फिर आ गया, एक बार और आया था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अच्छा तरीका जो माना जाता है, एक बार पूरा आप गो थ्रू हो जाइए 1 से लेके 150 तक। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कैसे पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप ऐसे करते तो मान लीजिए आपको 50 नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप पकड़ लेते कि वहाँ भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया, तो इससे आप पकड़ लेंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप पकड़ सकते हैं अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, चलिए, तो 50 क्या कहता है? 50 यह बात कर रहा है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बता रखा, कई बार हमने बताया, ये सीपीसी का क्वेश्चन है। हमने आपसे बताया था जब हम 96 पढ़ा रहे थे,
सीपीसी का, उसमें हमने बताया था 4 इसके ऑप्शन है, चारों आपको याद होने चाहिए कि किस क्लॉज में है। 96 का 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, और उसमें भी जो 3 है सब क्लॉज 3 है 96 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर यही पूछा जाता है। मैंने पढ़ाते वक्त ये आपको बताया था, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। कहाँ बताया गया, 96 का सब क्लॉज 2, 96 का सब क्लॉज 1, 96 का 3, 96 का 4, तो किस क्लॉज में है, तो ये है 96 का सब क्लॉज 3 में, ठीक है। 96 का 2 क्या है, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री से अपील की जा सकती है, और इसके बाद क्या है 96 का 1 क्या है, प्रत्येक डिक्री से अपील तब तक जब तक इसके विपरीत कोई प्रावधान नहीं है, मतलब डिक्री है तो उसके विरुद्ध अपील करेंगे जब तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जहां मना नहीं किया गया तब हम अपील कर सकते हैं, मना किया गया तो नहीं करेंगे, ठीक है। और वहीं 96 का 4 क्या कहता है कि लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ 96 का आप चारों आपने देख लिया, पढ़ लिया। आगे चलते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल व सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। आर्टिकल 279A, 279, 270, 269A, तो कौन सा है 279 कैपिटल ए, ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये किसने कहा है, ये मतलब ये कहां से, ऑप्शन क्या सही है, उपयोगितावादी अवधारणा, यथार्थवादी अवधारणा, विश्लेषक अवधारणा, प्रत्यक्षवादी अवधारणा, तो कौन सा है, ये ऑप्शन ए सही है, उपयोगितावादी अवधारणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसको। अब देखिए इसमें भी ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, ये भी हमने पढ़ा रखा है आपको। उद्देश्य सिद्धांत, इच्छा सिद्धांत, काल्पनिक सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, ये किसका है, उद्देश्य सिद्धांत, ये किसका है, एहरिंग का है, ठीक है। इच्छा से उद्देश्य या प्रयोजन सिद्धांत उसी को कहा जाता है। इच्छा सिद्धांत ये किसका है, ऑस्टिन का है, ऑप्शन है ऑस्टिन है, ठीक है। काल्पनिक सिद्धांत ये किसका है, सामंड का है। यथार्थवादी सिद्धांत ये किसका है, गियरके का है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आईपीसी की धाराओं के आधार पर बढ़ते हुए क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। दस्तावेज कहाँ है, सेक्शन 29, कपटपूर्वक सेक्शन 25, बेईमानी से सेक्शन 24, लोक सेवक सेक्शन 21, इसको आप सीरियल वाइज लगा लेंगे, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। धारा 350 आईपीसी के सभी सेक्शन है, सेक्शन 350 बलात्कार, ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो 350 में क्या है, 350 में है आपराधिक बल बताया गया है। 354C ये क्या है, पीछा करना, गलत। 354C में क्या है, दृश्य तरीकता है, वोगरिज्म है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेक्शन 340 ये क्या है आईपीसी का, ये सदोष परिरोध, ये सही है, ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ये सही होगा, 340 सदोष परिरोध। नेक्स्ट इसमें है सेक्शन 124A आपराधिक षड्यंत्र, ये भी गलत है। 124A क्या है, राजद्रोह की बात करता है। वहीं आपराधिक षड्यंत्र का कौन सा है सेक्शन, 120A, ठीक है, 120B में उसका दंड बताया गया। आगे चलते हैं, शिनाख्त कार्यवाही भारतीय साक्ष्य नियम की किस धारा के अधीन है, ये भी हमने बता रखा है, सेक्शन 9 में बताया गया है, ठीक है। 9 है, 7 है, 11 है, 8 है, किसमें 9 में बताया गया है शिनाख्त कार्यवाही। तो 7 क्या है, 7 में 5 चीजों को बताया गया है, क्या क्या है, प्रसंग, हेतु, परिणाम, वस्तुस्थिति, अवसर, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये 5 चीजों को सेक्शन 7 में बताया गया। वहीं सेक्शन 8 में 3 चीजों को बताया गया, हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण की बात की गई। वहीं सेक्शन 11 जो है प्ली ऑफ एलिबाई के विषय में बात करता है, अन्यत्र उपस्थिति के विषय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं है, नहीं बड़ा डिस्टर्ब करता है, इसीलिए मैंने कहा नहीं जब आए तो उसको अंडरलाइन मार लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए 2 सब क्लॉज 6 क्या है, सीपीसी का क्वेश्चन है। 2 सब क्लॉज 6 विदेशी निर्णय, गलत।
कौन सा है? सुमेलित नहीं है, ठीक है, हाँ सॉरी ये सही है। 2 सब क्लॉज 6 विदेशी निर्णय सही है। 2 सब क्लॉज 2 डिक्री बिल्कुल सही है। 2 सब क्लॉज 13 आदेश गलत। आदेश कहाँ है? आदेश 2 सब क्लॉज 14 में बताया गया है आदेश के विषय। 2 सब क्लॉज 9 निर्णय बिल्कुल सही, ठीक है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है किससे? समन मामले, वारंट मामले, ए और बी दोनों में से किसी में नहीं। तो कौन सा है? वारंट मामलों से है, ठीक है। 2 वर्ष से अधिक के मामले वारंट मामले, 2 वर्ष से कम के मामले समन मामला। समन मामले को कहाँ बताया गया? 2 सब क्लॉज डब्ल्यू में बताया गया। वहीं वारंट मामले को कहाँ बताया गया? सेक्शन 2 के एक्स में बताया गया। नेक्स्ट आते हैं। ए एक तैराकी का राष्ट्रीय चैंपियन है। वह एक बच्चे को तालाब में डूबते देखता है। वह उसको डूबने से बचा सकता था परंतु नहीं बचाता, बच्चा डूब जाता है। कि ए किस चीज का दोषी है? किसी चीज का दोषी नहीं है, कोई अपराध नहीं किया उसने, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये सदाबहार क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है। आपराधिक विधि के मूल सिद्धांत न्यूनम क्रिमिन नुल्ला पोइना साइना लेगे से तात्पर्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए होगा। बिना पूर्व स्थापित आपराधिक विधि के कोई भी कार्य अपराध या दंड नहीं हो सकता। यह ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईपीसी की धारा 124 ए में प्रयुक्त शब्द जो है अप्रीति में क्या शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आया, अब समझिए 124 ए में प्रयुक्त शब्द जो अप्रीति है उसमें क्या शामिल है? घृणा या अवमानना, अभक्ति तथा दुश्मनी की बुरी भावना, केवल दुश्मनी की बुरी भावना, लास्ट है केवल अभक्ति। तो क्या होगा? ऑप्शन बी अभक्ति तथा दुश्मनी की बुरी भावना। ये कहाँ मिला? ये मिला आपको 124 ए का जब स्पष्टीकरण फर्स्ट आप देखेंगे तो वहाँ लिखा गया है, फर्स्ट में ये लिखा गया है कि अप्रीति का मतलब क्या होता है। तो वहाँ दोनों चीजें मिलेंगी, अभक्ति तथा दुश्मनी की बुरी भावना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टीपीए की धारा 51 के अर्थ में अंतर्ति ऑप्शन है अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी नहीं है, अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी है, अभिवृद्धि के मूल्य का सशर्त अधिकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, अभिवृद्धि के मूल्य का सशर्त अधिकारी है, ठीक है। बस हो ही गया है, कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं। 42 हमारा क्वेश्चन चल रहा है, 8 क्वेश्चन और बाकी है, सुमेलित करना है इसको। और इसमें देखिए आईपीसी के क्वेश्चन है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, कहाँ बताया गया? ये 304 ए में बताया गया। दहेज मृत्यु कहाँ बताया गया? 304 बी में बताया गया। आत्महत्या का दुष्प्रेरण कहाँ है? सेक्शन 306 में है। आत्महत्या करने का प्रयत्न कहाँ है? सेक्शन 309 में है। इजी क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी यही हाल किया गया। जो सुमिल तोला आप लोग कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगा, देखिए कैसे बचेंगे आप। जैसे पूछा गया उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, इसका ऑप्शन क्या है? ए का ऑप्शन था 304 ए, इसमें सिर्फ ऑप्शन 3 ए का ही में है और किसी में नहीं है। ये कंफर्म है आप कि यही होगा। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर टाइम नहीं है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मार के गोला भर के आगे चलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है। एक वैध संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक है? विधिक संबंध सृजित करने का आशय बिल्कुल होना चाहिए। प्रस्ताव का ज्ञान यस बिल्कुल होना चाहिए। लिखित करार का होना ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि रिटर्न में हो, ठीक है, मौखिक रूप में भी हो सकता है, तो यही आवश्यक नहीं है। और प्रस्ताव की स्वीकृति ये भी होना चाहिए। तो 1, 2 और 4 ये होने चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट है। जब संपत्ति का स्वामी संपत्ति के अंतरण को विस्मृत करे तो निराश संतृति को प्रतिगत संपत्ति अंतरण नियम की धारा 35 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए? तो इसमें क्या है? फर्स्ट है जहां की अंतरण अनुग्रहिक है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है। तो ये फर्स्ट सही है आपका। जहां की अंतरण अनुग्रहिक है और अंतरक निर्वाचन करने से पहले जीवित है, ये गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा, जहां अंतरण प्रतिफलार्थ है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है, ये सही है। चौथा लास्ट है, जहां अंतरक प्रतिफलार्थ है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले जीवित है, तो ये भी सही है। क्या क्या सही है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
बस खत्म ही है। सही उत्तर बताना है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, बिल्कुल सही। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वह भी संविदा है, गलत। प्रत्येक करार एक संविदा है, बिल्कुल गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए सही है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधोलिखित किस अनुच्छेद में दोहरे निषेधाधिकार की अवधारणा प्रावधानित है? इसमें काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ लिखा गया है। अब इसका इंग्लिश वाला अगर वर्जन आपने देख लिया होता, हिंदी वाले अगर इंग्लिश वाले वर्जन देख लेते तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। कैसे? देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल वीटो। डबल वीटो लिखा गया है और वीटो पावर कहाँ बताया गया है? मैंने बताया था जब मैंने यूएनओ पढ़ाया चार्टर, एक वीडियो मैंने डाला था, उसी में मैंने बताया था कि वीटो पावर कहाँ बताया गया है। ये आर्टिकल 27 में बताया गया है। यहाँ कई आर्टिकल दिए गए हैं, 28, 24, 27, 29। तो कहाँ बताया गया? 27 में। किसको पावर होता है? ये कहाँ से क्वेश्चन है? सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन पूछा गया है। किसको पावर होता है? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य? 15 सदस्य। 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी जो होते हैं जब वो मना कर देते हैं, पास करने से मत नहीं देते हैं, तो वही क्या करता है? वही वीटो पावर कहा जाता है। तो ये वीटो पावर किसके पास होता है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास होता है, न कि अस्थायी सदस्यों के पास। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही आपका वीटो अगर आपने पढ़ लिया होता तो आप ये 27 सही मारा के आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीसी का आदेश 20A निम्न में से किस पर लागू होता है? ये भी हमने बता रखा है। हमने बताया था कि 20A में सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे? वो हेडिंग पढ़ेंगे कि खर्चे। कहाँ बताया गया? 20A में। ठीक है, तो क्या है? अपील, वाद को वापस लेना, खर्चे, निर्णय। क्या होगा? खर्चे। ठीक है, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अभिवचन के तात्विक तथ्यों का न कि साक्ष्य का कथन होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, तो ये होगा पहला सही है, बिल्कुल सही। दूसरा, अभिवचनों का संशोधन सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 में प्रावधानित, बिल्कुल गलत है। कहाँ है? आदेश 6 नियम 17 में प्रावधानित है। मैंने आपको बताया था कैसे पकड़ेंगे। संशोधन की बात की, 100 से संशोधन 100 से 7 तो 17, 100 से संशोधन 100 से 17, इसको पकड़ लेंगे आप संशोधन। तो कहाँ बताया गया? आदेश 6 नियम 17। देखिए, यही है ट्रिक। जब कुछ ना समझ में आए तो यही लोग समझ में आते हैं, यही लोग बचाव करते हैं। मैंने जब पढ़ाया था सीपीसी तो बताया था इस चीज़ को कि जब आपको नहीं समझ में आता तो संशोधन जब आएगा तो ऑर्डर 6 का 17 रहेगा, 100 से 17, 100 से संशोधन। ठीक है, ये आप अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ पहला आपका सही है कि अभिवचन के तात्विक तथ्यों का न कि साक्ष्य का कथन होगा, सिर्फ पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विक्रय का एक आवश्यक तत्व नहीं होता? कौन सा नहीं होता? विक्रेता एवं क्रेता, जाहिर सी बात है होना चाहिए। एक विक्रेता होगा, एक दूसरा क्रेता होगा। बिना प्रतिफल, गड़बड़। विक्रय में क्या होता है? प्रतिफल देना होता है, और प्रतिफल देते हैं तो दूसरा पक्ष क्या करता है? अपने स्वामित्व का अंतरण करता है। ठीक है, तो बिना प्रतिफल, यही गड़बड़ है। नेक्स्ट है स्वामित्व अंतरित करना, बिल्कुल सही है, स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। लास्ट ऑप्शन से कोई नहीं, ये छोड़ दिए। तो बिना प्रतिफल जो है ये गड़बड़ है आपका। तो इसका ऑप्शन बी ये गड़बड़ है। विक्रय कहाँ है? सेक्शन 54 में बताया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वामित्व मुख्य रूप से एक अधिकार है? ये कुछ केस लॉ है, तो केस लॉ में कौन सा आपका सही होगा? बी गंगाधर बनाम BC राजा लिंगम, इसी मामले में यह बात कही गई थी। तो ये टोटल हमने 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। ये पार्ट फर्स्ट था। अब हमारा जब मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगा तो उसमें 51 से 100 तक हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने लिखा होगा तो उसको जरूर आप अपने जो ये आपका पेपर मिला हुआ है उस पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन कौन कौन से सेक्शन मैंने बताए हैं वहाँ पर आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ भी आपको इससे मदद मिला हो, तो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसे शेयर करिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।